हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर 2.0 पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं आरपीएफ एलपी टेक्नीशियन में आने वाले 20 महत्वपूर्ण साइंस से संबंधित प्रश्न और उनसे रिलेटेड फैक्ट के बारे में भी। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें। और लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। साथ ही आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट कर पाते हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है, परमाणु नाभिक के अवयव कौन कौन से हैं? और दोस्तों किसी भी प्रश्न का उत्तर अगर आपको पहले से मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। हमारा अगला सवाल है, और दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। साथ ही आज हम जो आपको टॉप 20 क्वेश्चन बता रहे हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट और 100% रियल आपके सभी कंपटीटिव एग्जाम आरपीएफ एलपी टेक्नीशियन में आने वाले महत्वपूर्ण और रियल प्रश्न हैं। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें दोस्तों और लास्ट तक बने रहें। अगर आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहते हो तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, क्विक लाइम जिसको हम लोग बोलते हैं अनबुझा हुआ चूना का दूसरा नाम क्या है? तो क्विक लाइम या अनबुझा चूना का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम ऑक्साइड। CaO को दोस्तों हम लोग अनबुझा चूना या क्विक लाइम कहते हैं, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड है। हमारा अगला सवाल है, अंगूर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो अंगूर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टार्टेरिक अम्ल। इमली एवं अंगूर में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। हमारा अगला सवाल है, इनमें से कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, अवरक्त तरंगे। दोस्तों अवरक्त तरंगे को विद्युत चुंबकीय तरंगे भी कहते हैं। हमारा अगला सवाल है, और दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, साथ ही लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे। जो भी आपके दोस्त एएलपी टेक्नीशियन या आरपीएफ की तैयारी करते हैं उन्हें शेयर जरूर कर दिया करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेंगे और दोस्तों लास्ट तक बने रहेंगे। अगर आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहते हो तो ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, वह एकमात्र ऐसा तत्व कौन सा है जिसके समस्थानिक के नाम भिन्न भिन्न है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिक के नाम भिन्न भिन्न है। और दोस्तों हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक पाए जाते हैं ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक पाए जाते हैं, जिसका नाम क्या है? एक का नाम होता है दोस्तों ट्रिटियम होता है, दूसरा का नाम ड्यूटेरियम होता है और तीसरा का नाम प्रोट्रियम होता है। दोस्तों इन तीनों ही नाम आपको याद रखनी है दोस्तों। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ट्रिटियम, ड्यूटेरियम और प्रोट्रियम। हमारा अगला सवाल है, वायु में ध्वनि तरंगे किस रूप में गति करती है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, केवल अनुदैर्ध्य तरंगों। दोस्तों ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे के रूप में गति करती है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि प्रकाश तरंगे किस रूप में गति करती है तो प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में गति करती है और ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में गति करती है। हमारा अगला सवाल है, सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडल। सूर्य के प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है वह वायुमंडल की उपस्थिति के कारण होता है। हमारा अगला सवाल है, अपसारी लेंस किसे कहा जाता है? दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, हमें 2 पॉइंट अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। एक होता है अपसारी लेंस, एक होता है अभिसारी लेंस। तो अपसारी का मतलब होता है प्रकाश का छितराना या फैलना। जब प्रकाश किसी लेंस से टकराती है तो प्रकाश क्या होता है? वो फैल जाती है, एक निश्चित बिंदु पर नहीं मिलती, जिसे हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। और अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? कि किसी लेंस से जब प्रकाश टकराती है तो उससे टकराने के बाद एक निश्चित बिंदु पर जाकर के मिल जाती है, उसे हम लोग बोलते हैं अभिसारी लेंस। तो हमसे पूछा गया कि अपसारी लेंस किसे कहा जाता है? तो अपसारी लेंस हमें वो अवतल दर्पण को कहा जाता है दोस्तों, यानी ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस कौन है? तो अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहा जाता है। उत्तल लेंस में क्या होता है? जब प्रकाश टकराती है तो यह एक निश्चित बिंदु पर मिलती है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस में जब दोस्तों प्रकाश टकराती है तो यह फैल जाती है, छितरा जाती है, जिसके कारण इसे अपसारी लेंस कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है?
तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नियासिन। जो पेलाग्रा रोग होती है वह नियासिन विटामिन की कमी से होती है। और नियासिन किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों, विटामिन B3 के कमी से होता है। हमारा अगला सवाल है, किस विटामिन को बायोटीन के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे। जो भी आपके दोस्त एएलपी टेक्नीशियन या आरपीएफ की तैयारी करते हैं उन्हें शेयर जरूर कर दिया करेंगे, क्योंकि ये सारे प्रश्न उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेंगे। तो चलिए इसका सही उत्तर बताइए कमेंट बॉक्स में, किस विटामिन को बायोटीन के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विटामिन B7। विटामिन B7 को बायोटीन के नाम से जाना जाता है। जबकि विटामिन B3 को क्या कहा जाता है दोस्तों, विटामिन B3 को नियासिन कहा जाता है। वहीं विटामिन B12 को क्या कहा जाता है, विटामिन B12 को कोबालामिन भी कहा जाता है। दोस्तों ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सभी पॉइंट को आप अच्छे से देखेंगे और उन्हें याद करेंगे। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से अनपचयी शर्करा कौन है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सुक्रोज। सुक्रोज दोस्तों अनपचयी शर्करा है। हमारा अगला सवाल है, बीटा कैरोटीन, लाइकोपीन, ल्यूटीन और सेलेनियम किसके उदाहरण हैं। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एंटीऑक्सीडेंट। बीटा कैरोटीन, लाइकोपीन, लियोटीन और सेलेनियम एंटीऑक्सीडेंट के उदाहरण हैं। हमारा अगला सवाल है, इंसुलिन किसके स्तर को नियंत्रित रखता है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए शक्कर। इंसुलिन शक्कर के स्तर को नियंत्रित रखता है। हमारा अगला सवाल है, किस हार्मोन को आपातकालीन या इमरजेंसी हार्मोन के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ये प्रीवियस ईयर 2018 टेक्नीशियन में ये पूछा गया सवाल था। तो इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो किस हार्मोन को आपातकालीन या इमरजेंसी हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एड्रीनलिन। दोस्तों एड्रीनलिन हार्मोन को आपातकालीन या इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। साथ ही एड्रेनलिन हार्मोन को दोस्तों फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है, जिसे हम लोग हिंदी में लड़ो एवं उड़ो हार्मोन के नाम से जानते हैं। हमारा अगला सवाल है, ध्वनि की गति किस माध्यम में सर्वाधिक है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ठोस। ध्वनि की गति सबसे ज्यादा ठोस माध्यम में होती है। ठोस के बाद किस में होता है दोस्तों, द्रव में होता है। और तीसरे नंबर पे हमारा होता है दोस्तों गैस होता है। यानी ध्वनि 3 माध्यम में गति करती है, ठोस, द्रव और गैस। हमारा अगला सवाल है, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बढ़ता है। जब दाब बढ़ाया जाता है तो जल का क्वथनांक क्या होता है, हमारा बढ़ता है। हमारा अगला सवाल है, और दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, साथ ही दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे। और जो भी हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तांबा का शत्रु तत्व किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो तांबा का शत्रु तत्व किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गंधक, जिसे हम लोग दोस्तों सल्फर के नाम से जानते हैं। सल्फर या गंधक तांबा का शत्रु तत्व है। हमारा अगला सवाल है, गतिमान बस में एक यात्री को आगे की ओर धक्का लगता है जब बस अचानक रुक जाती है। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जाती है। तो दोस्तों चूंकि हम लोग जानते हैं कि जब कोई यात्री किसी वाहन या बस में जब यात्रा करता है और वो वाहन जब अचानक रुकता है तो उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। तो यह किसके कारण से होता है। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न्यूटन के पहले नियम द्वारा, जिसे दोस्तों हम लोग जानते हैं कि न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। और जड़त्व के नियम के कारण ही जब कोई यात्री किसी वाहन में यात्रा करता है और वो अचानक रुकता है तो उसमें क्या होता है, वो आगे की ओर झुक जाते हैं। तो यह जड़त्व के नियम अर्थात न्यूटन के पहले नियम के कारण संभव होता है। हमारा अगला सवाल है, आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पीत रस या अग्नाशयी रस। दोस्तों वसा के पाचन में पीत रस और अग्नाशयी रस महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
हमारा अगला सवाल है, और दोस्तों आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है। साथ ही आज हमने जो आपको टॉप 20 क्वेश्चन बताया, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट और 100% रियल आपके सभी कंपीटिटिव एग्जाम आरपीएफ एलपी टेक्नीशियन में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो सभी प्रश्नों को आप अच्छे से देखेंगे और उन्हें याद करेंगे। साथ ही दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस कोविड-19 के फैलाव के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सार्स कोविड-2। सार्स कोविड-2 दोस्तों कोविड-19 के फैलाव के लिए उत्तरदायी है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर, लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आवर्त नियम और आवर्त सारणी के निर्माण के लिए किससे जाना जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए था, दिमित्री मेंडलीव। और लगभग सभी स्टूडेंट्स का सही जवाब दिया, और मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल्स में लिखा। तो मैं आपको फिर बोलूंगा कि क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो उन्हें आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो उन्हें आप कभी नहीं भूलते हो। अब आपके लिए आज का सवाल है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? 4 ऑप्शन दिया गया है, सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। साथ ही आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चन में कितना टाइम कर पाते हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।